मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ही इज अ हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर। आने वाले दिनों में इनके बारे में कई किताबें लिखी जाएंगी कि आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर पीएचडी किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे, द वे ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। और जिस तरीके से उनका असर और रसूख भारत के अंदर मौजूद है, जितना इंडियन डायस्पोरा इस वक्त अमेरिका में स्ट्रांग है, मेरे ख्याल में इसमें कोई बईद नहीं है कि बहुत जल्द जो है वो भारत परमानेंट सीट हासिल करेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया विल बी this century is the India century, 21st century। तो 9-10 को आप समझें कि ये जियो पॉलिटिक्स दुनिया की किस रुख पे जा रही है, उसमें फैसला हो जाएगा। दोस्तों, ये अफ्रीकन यूनियन कभी यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनी होती थी, आज भी उसमें कुछ कॉलोनीज हैं। इन्होंने हमेशा, जैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा है, ऐसे यूरोपियन कंट्रीज ने इन लोगों को लूटा है। लेकिन मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन के जो चेयरमैन थे उनको गले लगा के पूरे यूरोप के मुंह पर ऐसा पड़ मारा है, उनको दिखाया है कि कोई गरीब नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं। देखकर पूरा दुनिया हिल गई है कि ये मोदी जी ने क्या काम किया। और ये हकीकत है दोस्तों, हमने हमेशा कभी भेदभाव किया ही नहीं है। दोस्तों, वीडियो पूरी देख के मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पिछले जितने सालों से ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज ऑन द पीक ऑफ इट राइट नाउ। भारत अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हाइट्स को इस वक्त टच कर रहा है और मेरे ख्याल में ये सारा सेहरा मोदी साहब को जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपने जिस तरह पहले कहा है कि चंद्रयान को देखें, सूरज के प्रोजेक्ट को देखें, इनका अमेरिका आना, फिर उसका फ्रांस जाना, फ्रांस से यूएई जाना, यूएई से ग्रीस जाना, आज जकार्ता जाना। ही इज अ हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर। आने वाले दिनों में इनके बारे में कई किताबें लिखी जाएंगी कि आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर पीएचडी किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे। The way he has taken India to the next level, और मोदी साहब has done a wonderful job, not for the India only। मैं समझता हूँ कि as a South Asian, as a part of Asia, he has become a strong leader, especially his ability to lead the Asia right now, and I'm so proud of him। जिस तरीके से इकोनॉमी इस वक्त जो है वो 5वें नंबर पर है, और जिस तरीके से मोदी साहब ने उनकी यौम आजादी पे लाल किले में खड़े होकर कहा था कि अगले चंद सालों में, अगले साल भारत की इकोनॉमी 3रे नंबर पर होगी। तो जब उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग होगी, दुनिया का एक इतनी बड़ी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट, अगर ये टाइटल होंगे उनके पास, और जिस तरीके से उनका असर और रसूख भारत के अंदर मौजूद है, जितना इंडियन डायस्पोरा इस वक्त अमेरिका में स्ट्रांग है, मेरे ख्याल में इसमें कोई बईद नहीं है कि बहुत जल्द जो है वो भारत परमानेंट सीट हासिल करेगा। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? इसमें कोई शक नहीं है। मैं आज भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि भारतीय डायस्पोरा इन यूएस is one of the richest, and और उनका इन्फ्लुएंस is not behind Israel, maybe they are number 1 right now and Israel behind them। सर, अगर हम ये कहें, अगर इस वीडियो का, इस प्रोग्राम का टाइटल ये देंगे, इंडिया इज गोइंग टू बिकम वर्ल्ड का जो सा है, मतलब ये पावर बैंक बनने जा रहा है, तो कैसी ये टाइटल रहेगा, कैसा थंबनेल रहेगा? चॉइस जबरदस्त रहेगा। बल्कि कल परसों मैंने एक ट्वीट भी की थी, शायद आपकी नजर, उसमें लिखा था कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू बिकम अ वर्ल्ड सुपर पावर। इसमें कोई शक नहीं है। वो पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, किसी भारतीय निजात प्रोफेसर ने लिखा है, जो अमेरिका के अंदर प्रोफेसर है। उन्होंने कई दलाइल उस पर दिए हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उनकी इकोनॉमी इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी राइट नाउ, और कोविड के बाद इस वक्त सारी दुनिया के सीईओ, सारी दुनिया के बिजनेस पीपल, दे आर गोइंग टू इंडिया। जिस तरह मैंने आपको बताया था, फार्मास्यूटिकल दुनिया की फार्मेसी, इस वक्त भारत पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है। और उनका जो इस वक्त दूसरा प्रोजेक्ट है कि आर्मामेंट्स को, असला बना के अफ्रीका में बेचा जाए, गाड़ियां बना के बेची जाए। मैं अगले दिन हैरान हो रहा था, मेड इन इंडिया गाड़ियां तकरीबन साल की 6 से 7 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट हो रही हैं, और वो इस पे मजीद काम करने के लिए तैयार हैं। टेस्ला जा रहा है वहां पे, एप्पल जा रहा है, फोन बनेंगे वहां, आईपैड बनेंगे वहां पे, ये सारा। लेकिन उसमें देखें, ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया विल बी this century is the India century, 21st century।
क्यों हिला डाला। अरे दुनिया की नजरें इस वक्त दिल्ली पे हैं। दिल्ली में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, सजा हुआ है नई दिल्ली सजा हुआ है और उन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाया है और जितना मेरा ख्याल है पॉसिबल, क्योंकि ये चंद बड़े इवेंट्स में से एक इवेंट है G20 समिट होना दिल्ली में, और ये आने वाले अरसे में मेरा ख्याल है कि अब इसके फौरन बाद, यानी ऐसा नहीं है कि ये कल से स्टार्ट हो रही है, 9-10 2 दिन है, तो 9-10 को आप समझें कि ये जियो पॉलिटिक्स दुनिया की किस रुख पे जा रही है उसमें फैसला हो जाएगा, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट बाइडेन आज पहुंच रहे हैं और इनका आज रात को इनकी मुलाकात होगी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। फिर उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक्स की बातचीत करते हैं, उसके बाद वो कोई ड्रोन लेने थे उसकी बातचीत करते हैं। जापान के जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा पहुंच गए वहाँ, ठीक है, वहाँ पे तैयब एर्दोगन पहुंच गए हैं। अच्छा, बांग्लादेश से उनको भी बुलाया है बतौर मेहमान, हसीना वाजी साहिबा पहुंच गई हैं। अच्छा, उसके बाद ऋषि सुनाक पहुंच गए, उनकी भी 1-on-1 मीटिंग है, वो भी पूरा जोर लगाएंगे क्योंकि उनको भारत में कहा जा रहा है दामाद, उनके रिश्ता वहां से एक पाकिस्तान से बनता है, एक उधर से बनता है, तो अगर हमारे यहाँ कभी तशरीफ लाए तो हम भी कोई दामाद ये कह देंगे या कोई बेटा कह देंगे, वैसा गरीब कहीं। अब प्रेसिडेंट बाइडेन आ रहे हैं इंडिया, तो आपका क्या ख्याल है कि वो मतलब पूरा G7 पहुंचा हुआ है ना, G20 का G7 हिस्सा जो है, जो सारे यानी जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो सारा कुछ लेके इंडिया से इंडिया को खींचे एक तरफ। अगर प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं आते तो आपका क्या ख्याल है कि बाकी लोग आ जाए? बाइडेन के हाथी के पैर में सबका पैर, तो वो चूंकि आ रहे हैं तो इसलिए बाकी लोग भी आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरबिया के वली अहद और वजीर आजम वो आ रहे हैं और वो शायद एक दिन स्टे करें और फर्दर स्टे करें और उनकी फिर बायलैटरल मीटिंग्स हो, यानी समिट खत्म होने के बाद शायद वो 3 स्टे करें। हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है G20 इज नथिंग। ब्रिक्स के लिए लाइन लगी हुई है मुल्कों की। कितने मुल्क ऐसे हैं जो G20 में, अच्छा आप ये क्राइटेरिया पूरा करेंगे, आपके पास इतने पैसे होंगे, आपके पास इतना होगा, आपके पास इतने महल होंगे, और उनके पास है ही कुछ नहीं, ठीक है, और वो जो है वो G20 में बैठे हैं। और ये ब्रिक्स के लिए लाइन लगी हुई है दुनिया के मुल्कों की कि ब्रिक्स में हमें शामिल करें, और इसी तरह से SCO में लाइन लगी हुई है। तो SCO के मुल्कों को ब्रिक्स को निकाल दें तो G20 में बचा क्या? ये सही कह रहे हैं, औरतें सब काम कर सकती हैं? मुआशरा होना चाहिए। मुआशरा क्या हमारा मुआशरा औरतों को बाहर निकलने की इजाजत देता है? इस्लाम तो नहीं देता। इस्लाम ने ये भी नहीं कहा कि औरतें बाहर नहीं निकलेंगी, काम नहीं करेंगी। इस्लाम को पढ़े, उसमें हर औरत ने काम किया है अपने दौर में, घर में किया। मौलवी कहते हैं कि टीवी हराम है, टेक्नोलॉजी हराम है, फिर टीवी पे आके क्यों बयान देते हैं? ये तो एक जमाने की जरूरत बन गई है ना। अब जमाने की जरूरत आ गई। अभी तो आप इस्लाम को मान रहे थे ना, अभी तो आप इस्लाम को मान रहे थे, अभी आप जमाने पे आ गए। मोबाइल छोड़ दें, आपने अपना ये मोबाइल क्यों रखा हुआ? फिर मैं नेट चलाता हूँ। नेट चलाते हैं, क्यों चलाते हैं? इस्लाम तो इजाजत नहीं देता, क्यों चलाते हैं? दुनिया का मालूमात रखते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे G20 का जलवा चढ़ता जाएगा ना, आप देखना क्या होगा। भारत आज उस मुकाम पर है जहाँ से ऊपर से भारत दुनिया को देखता है और दुनिया सब उठा कर भारत की तरफ देखती है। आने वाले टाइम के अंदर ये हाल हो जाएगा कि पाकिस्तान को लोग लात मारेंगे, खुदे मारेंगे। आप तो वैसे कोई पूछ नहीं रहा, तब वो खुदे मारेंगे, क्योंकि भारत सबका बाप बनने वाला है। दोस्तों, देखते जाइएगा, भारत का वो जलवा होने वाला है, क्योंकि मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि ये भारत की नियति है। भारत विश्व गुरु बनना है, ये होना ही होना है। आने वाला टाइम बताएगा दोस्तों, मैं सच कह रहा था ये गलत। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।